नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे इंडस्ट्री 4.0 और सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम, न्यायपालिका और तकनीक, इंदिरा साहनीवाद और क्रीमी लेयर संकल्पना तथा वैश्विक जलवायु नीति व आईपीसीसी की छठी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसे आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम बात करने जा रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 और सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रम पर, जिसे अंग्रेजी में माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज MSME के रूप में जाना जाता है। हाल के वर्षों में इंडस्ट्री 4.0 शब्द काफी चलन में है। मूल रूप से जर्मन की सरकार द्वारा इसका प्रयोग 2011 में किया गया था और उसके बाद से अनेक देशों द्वारा अपने हिसाब से इसको परिभाषित और लागू करने का प्रयास किया गया है। अमेरिका द्वारा इसे स्मार्ट विनिर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं चीन इसका प्रयोग मेड इन चाइना 2025 की नीति के माध्यम से कर रहा है। भारत द्वारा भी इसको मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपनाया गया है। मूल रूप से जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसे हिंदी में उद्योग 4.0 कहा जा सकता है, तो ये आमतौर पर चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में जाना जाता है। यानी उद्योग 4.0 का मतलब हुआ 4 चौथी और उद्योग का मतलब हुआ औद्योगिक क्रांति। यह मुख्य रूप से उत्पादकता बढ़ाने के संदर्भ में विनिर्माण संबंधी प्रौद्योगिकियों में स्वचालन, इंटरकनेक्टिविटी और डेटा एक्सचेंज की वर्तमान प्रवृत्ति को दिया गया नाम है। उद्योग 4.0 के तहत आपको ये समझने की आवश्यकता है कि यह एक जटिल साइबर भौतिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के डिजिटल प्रौद्योगिकियों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा और उससे संबंधित एनालिटिक्स के साथ ही मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ भी तालमेल बिठाने पर बल दिया जाता है। आपको ये समझना है कि जब हम बात करते हैं साइबर भौतिक प्रणाली की, तो इसमें हम ऐसी प्रणाली के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसमें मशीनों द्वारा खुद से ही सोच विकसित करने की प्रक्रिया होती है और उनके द्वारा जो कार्य संपन्न किया जाता है वह उससे सीख लेते हुए आगे खुद से निर्णय कर पाने की क्षमता अर्जित कर सकते हैं। इसके माध्यम से मशीनें आपस में बातचीत कर पाने में सक्षम हो सकती हैं और इस प्रकार से की जाने वाली अंतरक्रिया के माध्यम से जो उत्पादन किया जाता है औद्योगिक क्षेत्र में, उसमें उच्च स्तर की उत्पादकता देखी जा सकती है। यदि हम औद्योगिक उत्पादन के इतिहास पर गौर करें तो हम ये पाते हैं कि इससे पूर्व के कालों में हम 3 अलग अलग प्रकार की औद्योगिक क्रांतियों को देख चुके हैं और कुल मिलाकर हम 4 अलग अलग औद्योगिक क्रांतियों के बारे में बात कर सकते हैं। ये 4 अलग अलग ऐसी औद्योगिक क्रांति हैं जिनका दुनिया ने या तो अनुभव किया है और इसका आज भी अनुभव किया जा रहा है। जब हम बात करते हैं पहली औद्योगिक क्रांति की, तो यह मूल रूप से 1700 के दशक के अंत और 1800 के दशक की शुरुआत के बीच घटित होने वाली परिघटना थी, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। इस अवधि के दौरान हमने ये देखा कि किस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ में लोगों द्वारा किए जाने वाले शारीरिक श्रम पर ध्यान केंद्रित किया गया था, किंतु साथ ही उनके साथ काम करने वाले जानवरों के द्वारा भी सहायता प्राप्त श्रम के माध्यम से और अधिक अनुकूलित प्रकार के श्रम पर बल दिया गया। इसके तहत मानव के द्वारा पानी और भाप से चलने वाले इंजनों के साथ ही अन्य प्रकार के मशीन टूल्स के उपयोग के माध्यम से लोगों द्वारा किए जाने वाले श्रम पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया। यानी इसमें शारीरिक श्रम को इस प्रकार से बढ़ाने का प्रयास किया गया कि इसमें जानवरों द्वारा किए जाने वाले श्रम पर तो बल दिया गया ही, साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों को बढ़ावा देने के माध्यम से पानी और भाप से चलने वाले इंजनों की खोज की गई और साथ ही साथ विविध प्रकार के मशीन टूल्स आदि के माध्यम से भी उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया
था। यदि हम थोड़ा और आगे जाएं तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में हम इस्पात की शुरुआत और कारखानों में बिजली के उपयोग को देखते हैं, जिसके चलते दुनिया दूसरी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर जाती है। इसके तहत हम बिजली स्वचालित उत्पादन को देखते हैं, जिससे न केवल दक्षता बढ़ी अपितु इसने कारखानों की मशीनरी को और अधिक दक्ष और कुशल बनाने के साथ ही इसको चालित बनाने में यानी मोबाइल बनाने में मदद की, जिससे दूसरी औद्योगिक क्रांति में और अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया गया था। इस प्रकार की पहली औद्योगिक क्रांति और दूसरी औद्योगिक क्रांति को आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसे मूल रूप से 1784 में पहली औद्योगिक क्रांति के रूप में समझा जाता है और लगभग 1870 के काल में दूसरी औद्योगिक क्रांति के प्रारंभ के दौर में देखा जाता है। पहली औद्योगिक क्रांति, जिसे हम इंडस्ट्री 1.0 के रूप में जानते हैं, इसमें न केवल मशीनीकरण पर बल दिया गया था, साथ ही साथ भाप की शक्ति और विविध प्रकार के हथकरघे जो मशीन से चलाए जाते थे उन पर भी बल दिया गया था। दूसरी प्रकार की औद्योगिक क्रांति में हमने औद्योगिक उत्पादन में व्यापक प्रकार के उत्पादन पर बल दिया और इसमें असेंबली लाइन के माध्यम से उत्पादन पर बल दिया गया, जिससे व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाना संभव हो सका था। इसी काल में हम इलेक्ट्रिक प्रकार की ऊर्जा को भी बढ़ता देखते हैं, जिसके चलते विद्युत चालित उपकरणों को हम काफी वर्धित रूप में पाते हैं। इंडस्ट्री 1.0 और इंडस्ट्री 2.0 के बाद लगभग 1969 के काल में हम इंडस्ट्री 3.0 का आगमन देखते हैं और इस अवधि के दौरान निर्माताओं ने एक ऐसे बदलाव को अनुभव करना शुरू कर दिया जिसने आगे चलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी, कंप्यूटरों और स्वचालित प्रकार के सॉफ्टवेयर्स पर काफी बल देना शुरू कर दिया गया था। यानी इंडस्ट्री 3.0 में हम ऑटोमेशन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी महत्वपूर्ण भूमिका में पाते हैं, जिसने उद्योगों के उत्पादन की गति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। आज हम इंडस्ट्री 4.0 के दौर में जी रहे हैं, जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और विविध प्रकार के नेटवर्कों के माध्यम से और ज्यादा अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। मूल रूप से इंडस्ट्री 4.0 डाटा आधारित नीतियों के आधार पर कार्य करती है, जिसके तहत उत्पादन के दौरान जो डाटा उत्पन्न होता है उसको प्रोसेस किया जाता है और उसके आधार पर अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाता है, जो काफी सारे लाभों को दर्शा सकता है। इसके माध्यम से व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करके न केवल गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है, बेहतर और कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा दिया जा सकता है, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के माध्यम से किसानों की आय में भी वृद्धि की जा सकती है। इसके तहत कृषि में तकनीक के प्रयोग के माध्यम से किसानों को नई तकनीक और उपकरण भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं और यदि इसका प्रयोग हम सार्वजनिक क्षेत्र में करें तो यह अवसंरचनात्मक विकास को भी मजबूत कर सकता है, जो आगे चलकर कनेक्टिविटी में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि हम औद्योगिक क्रांति के क्षेत्र में विनियामक सुधारों को लागू करें तो इसके माध्यम से ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सुधार लाया जा सकता है, जिससे व्यक्तियों का जीवन और बेहतर किया जा सकता है और व्यापार करने की आसानी को भी बेहतर किया जा सकता है। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से उद्योग 4.0 के माध्यम से अनुकूल उत्पादन परिणामों को हासिल किया जा रहा है, किंतु वर्तमान में इसकी एक सीमा यह भी देखी जा रही है कि किस प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 का प्रयोग अधिकांशतः बड़े उद्योगों में ही किया जा रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों में तो यह आवश्यकता है कि हम इसका प्रयोग मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के लिए करें, तभी हम उद्योग 4.0 का बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। यदि हम आंकड़ों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के महत्व को जानने का प्रयास करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी के समान है, क्योंकि भारत के कुल उद्योगों में इनका स्थान 95% है और इनके द्वारा कुल विनिर्माण आउटपुट का 45% निर्मित किया जाता है।
साथ ही साथ कुल श्रम बल में 40% योगदान भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो इनके महत्व को दर्शा देता है। एमएसएमई की महत्ता को हम आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसके तहत यह बताया गया है कि किस प्रकार से भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई हैं, जिनके द्वारा 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाता है। जीडीपी में इसका योगदान 30% है और देश के निर्यात में तो इसका योगदान लगभग 50% तक है। यही कारण है कि एमएसएमई के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एमएसएमई कई बड़े उद्योगों को छोटी छोटी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में भी कार्य करते हैं, जिसके चलते हम एक बाधा रहित आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को देख पाते हैं। इसी के चलते एमएसएमई का भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है, किंतु एमएसएमई की सबसे बड़ी सीमा यह होती है कि उसके पास व्यापक निवेश करने के लिए ज्यादा धन नहीं होता है। इसी के चलते अनेक बार उनके द्वारा इंडस्ट्री 4.0 में अधिक निवेश नहीं किया जा पाता है। अनेक एमएसएमई इंडस्ट्री 4.0 को एक विघटनकारी तकनीक के रूप में भी देखती हैं और इसे एमएसएमई के लिए अस्तित्व के संकट के रूप में भी देखा जाता है। किंतु हमें ये समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से 1980 के दशक में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रारंभ में विरोध किया गया, किंतु वर्तमान में वह सर्वाधिक लाभों को सामने लेकर आया है, इसी प्रकार से इंडस्ट्री 4.0 के लाभों को भी एमएसएमई के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जिसे एमएसएमई क्षेत्र में भी अपनाए जाने के संदर्भ में हमें कुछ और कार्य किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें एमएसएमई उद्योगों को इंडस्ट्री 4.0 के प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है और विशेष रूप से इसमें विद्यमान व्यवस्थाओं में किए जाने वाले बदलाव और इंडस्ट्री 4.0 से किस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, इसके लाभों को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। हमें एमएसएमई को इस बात के लिए भी शिक्षित करना होगा कि उनके द्वारा इंडस्ट्री 4.0 के संदर्भ में किस प्रकार की तकनीक को ज्यादा बेहतर ढंग से अपनाया जाना चाहिए। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम, डेटा एनालिटिक्स के प्रति उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए और नवीन तकनीक अपनाए जाने के संदर्भ में एमएसएमई उसी के अनुरूप संगठनात्मक परिवर्तन, कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही लोगों का समर्थन भी सुनिश्चित कर सके, इसके लिए भी हमें कार्य करना होगा। हमें यह भी समझना होगा कि इंडस्ट्री 4.0 के तहत जिस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है वह काफी महंगी हो सकती है, इसलिए भारत सरकार द्वारा भी इसके संदर्भ में कार्य करना होगा, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम समयबद्ध आधार पर पूंजीगत ऋण की प्राप्ति कर सकें, इसके लिए भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारत द्वारा हाल के वर्षों में नवाचार के क्षेत्र में काफी बेहतर प्रगति की गई है और इसी के चलते वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत पहली बार टॉप 50 देशों में शामिल हो सका है। किंतु यह नवाचार केवल बड़े उद्योगों तक ही सीमित ना रह जाए, एमएसएमई क्षेत्र में भी इस प्रकार के नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 के लाभों को एमएसएमई क्षेत्र में लागू किया जा सके, इसके लिए आवश्यकता है कि भारत सरकार और उसके साथ ही उच्च शैक्षणिक संस्थान, उद्योगपति, ट्रेड यूनियन और विविध रिसर्च एजेंसी भी इसके संदर्भ में कार्य कर सकें, इसको सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसमें हम बात करेंगे न्यायपालिका और तकनीक पर। कोरोना महामारी के काल में हम भारत में हर क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते प्रयोग को देख रहे हैं। इसको हम देख सकते हैं डिजिटल माध्यम से शिक्षा दिए जाने के संदर्भ में, वैक्सीन आपूर्ति में तकनीक के माध्यम से और साथ ही साथ न्यायपालिका में भी तकनीक के माध्यम से जिस प्रकार से ऑनलाइन मामले दाखिल किए जा रहे हैं, ऑनलाइन हियरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरी तकनीक की परिचर्चा में ई कोर्ट परियोजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे हमें समझने की आवश्यकता है। मूल रूप से ई कोर्ट परियोजना न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की योजना है, जिसके तीसरे फेज को हम वर्तमान में देख रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि जब हम बात करते हैं ई कोर्ट परियोजना की, तो यह कोई नई परियोजना नहीं है। मूल रूप से 2005 से ही इस पर कार्य किया जा रहा था
जब न्यायपालिका में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में एक राष्ट्रीय योजना और कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया था। इसके माध्यम से यह कोशिश की गई कि देश के सभी न्यायालयों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दे सकें और इसी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे हम ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में जानते हैं। यह एक अखिल भारतीय परियोजना है जिसकी निगरानी और वित्त पोषण न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया जाता है और इसके माध्यम से देश भर के जिला न्यायालयों को डिजिटलीकृत करने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि वादियों को कुशल और समयबद्ध आधार पर नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान की जा सकें। साथ ही साथ न्यायालयों में निर्णय समर्थन प्रणालियों का विकास करने, स्थापित करने और उन्हें कार्यान्वित करने का भी प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से यह कोशिश की जाती है कि सभी हितधारकों तक सूचना की पहुंच में पारदर्शिता प्रदान की जा सके और साथ ही साथ जो न्यायिक प्रक्रियाएं आदि हैं उनको भी स्वचालित किया जा सके। इसके माध्यम से न्यायिक उत्पादकता को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। न्याय वितरण प्रणाली को वहनीय, सुलभ और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जाता है और साथ ही साथ पूरी न्याय प्रणाली को लागत प्रभावी बनाने का भी प्रयास किया जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि भारतीय न्यायालयों में जिस तरीके से विविध प्रकार के मामले लंबित हैं और दूसरे प्रकार की समस्याएं देखी जा रही हैं, उसी पृष्ठभूमि में भारतीय अदालतों को डिजिटल तकनीकों का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए, इसको हम समझ सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि यदि हम तेजी से न्याय वितरण करना चाहते हैं और मामलों का जल्दी से जल्दी निस्तारण करना चाहते हैं तो इसके संदर्भ में भारतीय अदालतों में डिजिटल तकनीकों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय अदालतों के समक्ष 3.27 करोड़ मामले लंबित हैं, जिसमें से 85,000 मामले तो ऐसे हैं जो 30 साल से अधिक वर्षों से लंबित हैं, जिनको प्राथमिकता के आधार पर निपटाए जाने की आवश्यकता है। हम डिजिटलीकरण के माध्यम से यह भी चाहते हैं कि जो सामान्यवादी होते हैं उनको होने वाली देरी और कठिनाइयों को कम किया जा सके और इसके माध्यम से न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को बढ़ाया जा सके। इसी के चलते भारत के द्वारा ई कोर्ट परियोजना को आगे बढ़ावा दिया गया, जिसके पहले और दूसरे चरण में न्यायपालिका में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत ई फाइलिंग, मामलों को ऑनलाइन ट्रैक करना, निर्णयों को ऑनलाइन अपलोड करना जैसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया गया था। वर्तमान में ई न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के लिए प्रारूप दृष्टि दस्तावेज को सामने रखा गया है, जिसके माध्यम से अदालती प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के साथ ही न्यायपालिका के इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचे के उन्नयन, वकील और वादियों तक ऑनलाइन पहुंच को सक्षम करने के साथ ही राज्य की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचनाओं के निर्बाध आदान प्रदान को बढ़ावा दिए जाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। इसके माध्यम से यह कोशिश की गई है कि भारतीय न्यायपालिका को पुलिस और जेल प्रणालियों के साथ जोड़ा जा सके और इसके माध्यम से इन तीनों ही शासन के साधनों के बीच सूचना का निर्बाध आदान प्रदान किया जा सके। ई कोर्ट परियोजना के माध्यम से हम इस बात को लक्षित कर रहे हैं कि इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं की राष्ट्रीय सेवा के साथ ही इसका बेहतर ढंग से ट्रैकिंग और विकास कर सकें और इसके माध्यम से ई समन आदि की डिलीवरी को भी बेहतर ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। इसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बेहतर ढंग से ऑनलाइन कार्य करने में भी सक्षम हुए हैं, जो ई कोर्ट परियोजना के सबसे बड़े लाभ को दर्शाता है। हालांकि ई कोर्ट परियोजना से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जिसको हमें समाधान किए जाने की जरूरत है। ई कोर्ट परियोजना के तीसरे चरण के माध्यम से हम इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत विविध प्रकार की जानकारी और डेटा को आपस में एकीकृत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम पुलिस, जेल प्रणाली और न्यायपालिका के डेटा को एकीकृत करना चाहते हैं। किंतु आपराधिक न्याय और पुलिस जवाबदेही परियोजना के अनुसार इस प्रकार की इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की व्यवस्था मौजूदा वर्ग और जातिगत असमानता को बढ़ा सकती है, क्योंकि इसके तहत स्थानीय स्तर पर जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसमें वर्ग और जातिगत संबंधी असमानताओं को भी शामिल कर लिया जाता है।
जैसे कि हम इसमें औपनिवेशिक आधार भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से औपनिवेशिक शासन के द्वारा 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के माध्यम से कुछ ऐसी जनजातियों की पहचान कर ली गई थी जिनको आदतन अपराधी के रूप में चिन्हित कर लिया गया था और इसके माध्यम से पूरे के पूरे समुदाय को भी अपराधी के रूप में चिन्हित कर दिया गया था। पुलिस के डेटा में भी इस प्रकार से कुछ जनजातियों को आपराधिक मान लिया गया है और यदि आईसीजेएस के तहत यह डाटा शामिल हो जाएगा तो यह किसी न किसी रूप में पूरी जनजाति को ही हमेशा के लिए अपराधी बना सकता है। इस प्रकार से आईसीजेएस नागरिकों को आदतन अपराधी जैसे टैग के साथ लेबल करने की क्षमता रखता है जो सामाजिक समावेशन की प्रक्रिया के स्थान पर उत्पीड़न को बढ़ावा दे सकता है। डेटा की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के साथ ही कुछ और भी चिंताएं हैं जिसे आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि भारत में वर्तमान में व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की विधिक व्यवस्था को नहीं किया गया है और यदि हम डेटा सुरक्षा व्यवस्था के बिना ही बड़े पैमाने पर डाटा एकत्र करेंगे और इसे साझा करेंगे तो ये आगे चलकर डेटा की चोरी, साइबर सुरक्षा के मुद्दे और ऑनलाइन उत्पीड़न का भी कारक बन सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको शक्ति पृथकीकरण को भी समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से भारतीय विधिक व्यवस्था में न्यायपालिका का कार्यपालिका और विधायिका से पृथक स्थान है और यदि गृह मंत्रालय के द्वारा न्यायपालिका संबंधी आंकड़ों को प्राप्त किया जाएगा तो इससे किसी न किसी रूप में शक्ति पृथकीकरण का उल्लंघन हो सकता है। हमें समझना होगा कि इसके माध्यम से इस परियोजना को गृह मंत्रालय आदि के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, किंतु यदि एकीकृत डेटाबेस में हम सरकारी एजेंसियों के साथ सभी प्रकार के डेटा को एकीकृत करके एक 360 डिग्री प्रोफाइल का निर्माण करेंगे तो इसके माध्यम से नागरिकों पर जासूसी करने के संदर्भ में सरकारों की भूमिका बढ़ सकती है। हाल के समय में पेगासस के मुद्दे के चलते काफी महत्वपूर्ण हो चला है जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इस प्रकार का जो 360 डिग्री के आधार पर डेटा का कलेक्शन किया जाता है उसका वर्तमान में उपयोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा लक्षित विज्ञापन के लिए किया जाता है और इसके माध्यम से टारगेट करते हुए ऐड दिए जाते हैं, किंतु यदि सरकार द्वारा इस प्रकार से डेटा संग्रहण किया जाएगा तो यह एक प्रकार से लक्षित निगरानी के रूप में भी देखा जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि गृह मंत्रालय आदि को अदालती डेटा तक पहुंच की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि शक्ति पृथकीकरण के तहत न्यायिक स्वतंत्रता के लिए न्यायिक डेटा को पृथक रखने की संकल्पना पर ज्यादा बल दिया जाता है। यही कारण है कि हमें ई कोड परियोजना के लाभों को समझने के साथ ही इसकी कुछ सीमाओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसकी सीमाओं को दूर किए जाने के संदर्भ में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ई कोड परियोजना के तहत डेटा के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए प्रयास करना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि जब राज्य की शाखाओं के बीच डेटा का आदान प्रदान हो तो बिना आवश्यकता के डेटा का निर्बाध आदान प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो डेटा कलेक्ट किया जाना चाहिए उसको अनाम और समेकित तरीके से संग्रहित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम लक्षित करके व्यक्तियों के डेटा को इकट्ठा करेंगे तो इससे व्यक्तियों की निजता का उल्लंघन हो सकता है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि भारत में 2017 के बाद से ही निजता का अधिकार काफी महत्वपूर्ण रूप से स्थापित हो चला है, जिसमें पुट्टा स्वामीवाद की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमें यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि ई कोड परियोजना किसी भी रूप में 2017 के पुट्टा स्वामीवाद में निर्धारित गोपनीयता के मानकों का उल्लंघन ना करे और इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को किए जाने की जरूरत है। हमें यह भी समझना होगा कि वर्तमान में न्यायपालिका में तेजी से न्याय के वितरण को किए जाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है, किंतु नागरिकों की निजता और मौलिक अधिकारों को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। और हमें इस बात को समझना होगा कि जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की तो ये एक साधन है और यह एक साध्य नहीं है। तो यदि हम केवल और केवल टेक्नोलॉजी को साध्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इससे कई बार नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है, जिससे बचे जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में
पॉलिटी से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं इंदिरा साहनीवाद और क्रीमी लेयर संकल्पना पर। हमारे द्वारा कल यानी 25 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक मुकदमे पर फैसला करते समय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण किए जाने के लिए कुछ नवीन तत्वों को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से न्यायपालिका ने मुख्य रूप से इस बात को स्थापित किया है कि जब हम सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर का निर्धारण करते हैं तो इसमें केवल आर्थिक कारक को ही ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु इसमें सामाजिक उन्नति जैसे कारकों को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। न्यायपालिका द्वारा इस पूरे मामले पर कार्यवाही करते समय महत्वपूर्ण रूप से इंदिरा साहनीवाद का भी उल्लेख किया गया था, जिसकी महत्ता को समझने की आवश्यकता है। इसके तहत हम न केवल इंदिरा साहनीवाद की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ जब हम बात करते हैं क्रीमी लेयर की संकल्पना की तो ये क्या होता है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। जब हम बात करते हैं इंदिरा साहनीवाद की तो यह 1992 में दिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला था, जिसे हम इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघवाद के रूप में जानते हैं। इसे मंडल केस के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा था, किंतु उच्च जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाली सरकारी अधिसूचना को रद्द कर दिया था। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को भी बरकरार रखा था कि दिया जाने वाला जो आरक्षण है वह 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ इसके तहत क्रीमी लेयर की अवधारणा पर भी बल दिया गया था। जब हम बात करते हैं क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट की तो इसे कहा जाता है मीन्स टेस्ट एंड क्रीमी लेयर, जिसका उल्लेख 1992 के इंदिरा साहनीवाद में महत्वपूर्ण रूप से किया गया था, जिसे 16 नवंबर 1992 को 9 जजों की बेंचों द्वारा दिया गया था। क्रीमी लेयर को तब वर्णित किया गया था पिछड़े वर्ग के समुदाय के कुछ ऐसे सदस्यों के रूप में जो उस समुदाय के बाकी सदस्यों की तुलना में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से उन्नत हों, और कई बार उनके द्वारा पिछड़े वर्ग में भी एक अगड़े वर्ग का गठन किया जाता है, जो कई बार उस वर्ग के लिए निर्धारित की गई सीटों और आरक्षण आदि का लाभ उठा ले जाते हैं, और इस प्रकार से जिस वास्तविक व्यक्ति को उसका लाभ होना चाहिए था उसको नहीं मिल पाता है। यानी क्रीमी लेयर की कॉन्सेप्ट के तहत इस बात पे बल दिया गया था कि यदि हम सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो वास्तव में लाभ ऐसे ही व्यक्तियों को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसके लाभकारी हों, और ऐसे व्यक्तियों को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए जो वास्तव में पिछड़े वर्ग के अगड़े वर्ग के रूप में कार्य करते हैं और आरक्षण के सभी लाभों को खा जाने की क्षमता रखते हैं। इसके माध्यम से कोशिश की गई थी कि वास्तव में जो पिछड़े हैं उनको ही लाभ मिले, और क्रीमी लेयर के माध्यम से इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था। कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार से क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आय, संपत्ति और स्थिति के मापदंड को तैयार करने के लिए भी कहा गया था, जिसके तहत 1993 में क्रीमी लेयर की सीलिंग को 1 लाख निर्धारित किया गया। 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख किया गया, 2008 में 4.5 लाख, 2013 में 6 लाख और 2017 के बाद इसे 8 लाख कर दिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से है। इसमें हम बात करेंगे वैश्विक जलवायु नीति और आईपीसीसी की 6ठी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर। हमारे द्वारा इससे पहले 10 अगस्त 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस में आईपीसीसी की 6ठी जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। हाल ही में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हिंदी में जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल कहा जाता है, उसके द्वारा जलवायु परिवर्तन को लेकर 6ठी रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके माध्यम से आने वाले समय में तापमान में अत्यधिक वृद्धि होने की आशंकाएं जाहिर की गईं और इसके परिणामों पर भी प्रभावी रूप से प्रकाश डाला गया था। इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों का सामना किए जाने के दृष्टिकोण से संयुक्त राष्ट्र के साथ ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं
संस्थाओं और विकसित देशों के द्वारा एक विशिष्ट संकल्पना पर बल दिया जाता है जिसे हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की संकल्पना कहते हैं। इसके माध्यम से 2050 तक देशों के द्वारा अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य किए जाने पर बल दिया जाता है। इसके तहत वर्तमान में किए जाने वाले कार्बन उत्सर्जन को दूसरे माध्यमों से प्रतिसंतुलित करने पर बल दिया जाता है और इस प्रकार से शून्य उत्सर्जन पर पहुंचने का लक्ष्य रखा जाता है। इन प्रतिसंतुलन के माध्यमों में विविध प्रकार के वनीकरण माध्यमों को शामिल किया जा सकता है और इसमें हरित तकनीक आदि के माध्यम से भी होने वाले उत्सर्जन को प्रतिसंतुलित किए जाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि आपको यह भी समझना है कि भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा इस प्रकार के नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन परिकल्पना का अनेक आधारों पर विरोध किया गया है। भारत द्वारा इसके संदर्भ में इस तथ्य को सामने रखा गया है कि किस प्रकार से विकासशील देश अभी भी विकास कर ही रहे हैं और उनके द्वारा जब विकसित देशों के समान विकास किया जाएगा तो भविष्य में कार्बन उत्सर्जन बढ़ना संभावित ही है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी करना संभव नहीं हो सकता है। भारत जैसे देशों के लिए एक सीमा से अधिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि एक तो ये अत्यधिक महंगी है और साथ ही साथ इसमें अधिकांश जो पहुंच है वह भी विकसित देशों की ही है। यही कारण है कि भारत इसके विपरीत प्रति व्यक्ति किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर अधिक बल दे रहा है। वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वह 6.55 टन है, जबकि भारत का उत्सर्जन 1.96 टन ही है, जो वैश्विक उत्सर्जन की तुलना में लगभग 1/3 देखा जा सकता है। आपको यह भी समझना है कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में तो प्रति व्यक्ति किया जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक औसत का 2.5 गुना से भी अधिक है, जो काफी चिंता का विषय है। जर्मनी और फ्रांस का भी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वैश्विक औसत से अधिक है, जिसे ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ चीन का भी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 6.4 है, जो वैश्विक औसत से थोड़ा ही कम है। इसी के चलते भारत लगातार इस बात पे बल दे रहा है कि हमें नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की बजाय प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड को कम किए जाने की आवश्यकता है, तभी हम विकासशील और विकसित दोनों ही देशों के अनुरूप बेहतर जलवायु परिवर्तन नीति तक पहुंच सकते हैं और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में न्याय की संकल्पना को लागू कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को अपनाने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, महामारी ने दिखाया है कि ई कोड परियोजना में भारतीय न्यायपालिका में क्रांति लाने की क्षमता है, लेकिन इसके कार्यान्वयन को निजता के मौलिक अधिकार के अनुरूप भी होना चाहिए। चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप उद्योग 4.0 का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप उद्योग 4.0 के लाभों को स्पष्ट करेंगे और उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम में अपनाने की आवश्यकता की व्याख्या करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ सुझावों की चर्चा करेंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कोरोना महामारी के तकनीक से संबंध का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ई कोड परियोजना और उसके लाभों की व्याख्या करेंगे और साथ ही इसकी सीमाओं को भी स्पष्ट करेंगे। फिर आप सीमाओं के निवारण के संदर्भ में कुछ उपयुक्त सुझावों की चर्चा करेंगे और अंत में उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।